एक आदमी जिसके पास ना कोई घर है, ना कोई फोन, ना कोई परमानेंट आइडेंटिटी, सिर्फ एक टूथब्रश जिसको लेकर पूरी अमेरिका घूमता है और जहां भी वो जाता है वहां क्राइम होता है या फिर क्राइम खत्म हो जाता है। लेकिन रिचर्ड सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन स्किल और ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल उसे ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बना देता है। तो आज हम इस वीडियो में तीनों सीजन्स की कंप्लीट स्टोरी को इजी वे में रिकैप करेंगे और एंड में जानेंगे कि सीजन 4 किस नॉवेल पर बेस्ड है और उससे पहले आपको एग्जैक्टली क्या क्या याद रखना चाहिए, ये अलग होगा। जैक रीचर का करेक्टर बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट ली चाइल्ड ने क्रिएट किया था। 1997 में उन्होंने पहली बार जैक रीचर नॉवेल पब्लिश की थी, किलिंग फ्लोर। रीडर्स को एक ऐसा हीरो मिला जो जेम्स बॉन्ड की तरह गैजेट यूज नहीं करता, बैटमैन की तरह बिलियनियर नहीं है और शर्लॉक होम्स की तरह डिटेक्टिव भी नहीं है। ये एक एक्स मिलिट्री पुलिस इन्वेस्टिगेटर है जो अपनी इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों को इक्वली यूज करता है। अब तक जैक रीचर सीरीज की दर्जनों नॉवेल्स आ चुके हैं और रिसेंट बुक में ली चाइल्ड के साथ उसकी भाई एंड्रू चाइल्ड भी लिखते हैं। टीवी सीरीज बुक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अडेप्ट नहीं करती। अब तक एडेप्टेशन कुछ इस तरह हुई है। सीजन 1 अडेप्ट की गई किलिंग फ्लोर बुक को, जो कि इस सीरीज का फर्स्ट बुक थी। इसके बाद सीजन 2 11th बुक को अडेप्ट करती है जिसका नाम था बैड लक एंड ट्रबल। सीजन 3 बुक नंबर 7 परसुएडर को अडेप्ट करती है और इसके बाद जो सीजन 4 आने वाला वो गॉन टुमारो नॉवेल पर बेस्ड है, जो कि इस सीरीज का 13th बुक है। अब चलिए शुरू करते हैं उस केस से जहां से टीवी यूनिवर्स की जर्नी शुरू होती है। स्टोरी शुरू होती है जॉर्जिया के एक छोटे से टाउन मार्ग्रेव से। अब देखो, मार्ग्रेव सिटी एक फ्रिक्शनल सिटी है जिसको ऑथर ने क्रिएट किया है। जैक रीचर बस से उतरता है, कोई मिशन नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, बस ट्रेवल कर रहा होता है। लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। रीजन, टाउन में एक ब्रूटल मर्डर हुआ है और पुलिस को लगता है कि आउटसाइडर होने की वजह से किलर रीचर है। प्रॉब्लम यह है कि पुलिस को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उन्हें किस आदमी को अरेस्ट किया है। ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेवलर नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का फॉर्मल मिलिट्री पुलिस मेजर है। और इंट्रोगेशन रूम में बैठते ही रीचर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में फ्लॉज निकालना शुरू कर देता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो जाता है कि रीचर इनोसेंट है, लेकिन उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसे पर्सनली इन्वॉल्व कर देता है। जिस पर्सन का मर्डर हुआ था वो और कोई नहीं, रीचर का बड़ा भाई जो रीचर था। और यहीं से ये केस पर्सनली बन जाता है। जो एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर था वो एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज करने के बहुत ही करीब था, इसी वजह से उसका मर्डर कर दिया गया। रीचर डिसाइड करता है कि वो अब मार्ग्रेव छोड़कर नहीं जाएगा जब तक जो के किलर्स को खत्म ना कर दे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रीचर की मुलाकात होती है दो इंपॉर्टेंट लोग से, ऑफिसर रॉस्को और चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर फिनले। इनिशियली दोनों रीचर पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि असली क्रिमिनल पुलिस के बाहर ही नहीं, सिस्टम के अंदर भी बैठा हुआ है। तीनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और हर नए क्लू के साथ कॉन्स्पिरेसी और बड़ी होती चली जाती है। जल्द ही पता चलता है कि मर्डर रैंडम नहीं थे, सब कुछ लिंक था एक मैसिव मनी ऑपरेशन से। फेक करेंसी इतनी हाई क्वालिटी की थी कि ओरिजिनल से डिफरेंशिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये ऑपरेशन सिर्फ लोकल क्रिमिनल्स नहीं चला रहे थे, इसके पीछे पावरफुल बिजनेसमैन, करप्ट ऑफिसर्स और ऑर्गेनाइज नेटवर्क का था। यहाँ पर हमें रीचर्स की सबसे डेंजरस क्वालिटी देखने को मिलती है। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करना नहीं होता, वो हर क्राइम सीन को मेंटली रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है, हर एक्सपर्ट की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करता है और जब उसे लगता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो फिर उसका इंट्रोगेशन का स्टाइल बिल्कुल अलग हो जाता है। इसी वजह से क्रिमिनल्स एक एक करके एक्सपोज होने लगते हैं, लेकिन जितना रीचर सच के करीब पहुंचता है उतना ही उसकी जान खतरे में पड़ती जाती है। रीचर इन्वेस्टिगेशन में एक सिंपल रूल फॉलो करता है, फैक्ट पे ट्रस्ट करो, अज्यूम पे नहीं। इसी वजह से वो हर विटनेस की बात वेरीफाई करता है और हर एविडेंस को दोबारा चेक करता है। ये क्वालिटी उसे बाकी डिटेक्टिव से अलग बनाती है। रीचर कभी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता, पहले ऑब्जर्वेशन करता है, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद एक्शन लेता है। इसी अप्रोच की वजह से क्रिमिनल बार बार उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसका मिलिट्री बैकग्राउंड सिर्फ फाइटिंग में हेल्प नहीं करता, प्लानिंग, सर्वेलेंस और रिस्क असेसमेंट भी उसकी बड़ी स्ट्रेंथ है। जो रीचर की डेथ पूरे सीजन का इमोशनल कोर है। रीचर नॉर्मली किसी जगह देर तक नहीं रुकता, लेकिन अपने भाई के लिए वो सब कुछ रिस्क पे लगा देता है। इसी केस से हमें ये पता चलता है कि रीचर के लिए फैमिली का मतलब क्या है। वो इमोशन ओपनली शो नहीं करता, लेकिन एक्शन से सब कुछ प्रूव कर देता है। सीजन के एंड तक रीचर अपना मिशन कंप्लीट कर देता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी लाइफ चेंज नहीं होती। वो किसी सिटी में सेटल नहीं होता, ना ही परमानेंट जॉब लेता है। एक टूथब्रश, कुछ कपड़े और अगला सफर, यही जैक रीचर की आइडेंटिटी है। इसी वजह से हर सीजन एक नए लोकेशन, एक नए कैरेक्टर के साथ शुरू होता है।
सीजन 2 डायरेक्टली सीजन 1 की स्टोरी कंटिन्यू नहीं करता। इस बार फोकस एक नए केस पर है, लेकिन सीजन 1 से हमें रीचर की प्रिंसिपल सिखा दिए गए हैं। इनोसेंस को प्रोटेक्ट करना, करप्शन के अगेंस्ट खड़े होना और कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना। और सीजन 2 में इन्हीं प्रिंसिपल्स की सबसे बड़ी टेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस बार डेंजर सिर्फ रीचर के लिए नहीं है बल्कि उसके पुराने मिलिट्री टीम के लिए भी है। यहाँ पर हमें रीचर की पुराने टीम दोबारा देखने को मिलती है। इन लोगों के बीच ट्रस्ट सालों पुराना है, हर मेंबर का अलग एक्सपर्टीज है और रीचर उन सभी को सिर्फ कलीग नहीं फैमिली की तरह ट्रीट करता है। सीजन 2 की सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि इस बार रीचर अकेला काम नहीं करता है। स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी यूएस आर्मी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स एक एक करके टारगेट किए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। इस टीम में काफी लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीले के कैरेक्टर है, क्योंकि ये कैरेक्टर रीचर के हर सीजन में अपेयर होती है, इसलिए ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और एक रीजन है, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट हो गई थी। इस वजह से इस कैरेक्टर के ऊपर एक स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है जिसका नाम भी नीले है। इस शुरुआत रिवेंज जैसी लगती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने पर क्लियर होता है कि केस का स्केल बहुत बड़ा है। पावरफुल लोग, करप्ट इंटरेस्ट और हिडन मोटिव धीरे धीरे सामने आते हैं। आगे चलकर पता चलता है कि ये केस एक पावरफुल मिसाइल का लेकर है। इसी का पता रीचर का एक टीम मेंबर कर रहा होता है, जिसमें वो मारा जाता है और बाकी कुछ मेंबर्स भी मारे जाते हैं। एंड तक बस रीचर को मिलाकर 4 लोग ही बचते हैं और यही 4 लोग मिलकर इस खेल का खत्म करते हैं और सारे लोग जो भी इसके पीछे हैं सबको खत्म कर देते हैं, मार डालते हैं। सीजन 1 ने हमें इन्वेस्टिगेशन रीचर दिखाया था, सीजन 2 हमें लीडर रीचर दिखाता है। यही हमें समझ आता है कि वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लॉयल्टी है। अगर कोई इसके लोग को मारे तो वो कभी चुप नहीं बैठेगा। इस बार रीचर का मिशन पहले से अलग है। वो किसी केस को बाहर से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। इस बार उसे एनिमी के वर्ल्ड के अंदर घुसना पड़ता है। हर दिन उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज होने का रिस्क रहता है और एक गलती उसकी पूरी ऑपरेशन को खत्म कर सकती है। सीजन 3 का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका विलन नहीं बल्कि उसका नेटवर्क है। रीचर को ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं बल्कि इंटेलिजेंट, पेशेंट और वेल कनेक्टेड भी हैं। रीचर नॉर्मली सीधा काम करता है, झूठ बोलना या फेक आइडेंटिटी मेंटेन करना उसकी नेचुरल स्टाइल नहीं है, लेकिन अंडरकवर ऑपरेशन में उसे हर कन्वर्जेशन केयरफुली हैंडल करनी पड़ती है। इसी वजह से सीजन 3 में सस्पेंस का लेवल 2 सीजन से ज्यादा फील होता है। ऑडियंस भी हर वक्त ये सोचती रहती है कहीं रीचर पकड़ा ना जाए। इस बार केस थोड़ा पेचीदा है क्योंकि रीचर को अपना पास्ट का सामना करना पड़ रहा है। वो पास्ट जिसको उसने खत्म कर दिया था उसको लगता है, लेकिन वो फिर से वापस आ चुका है। रीचर जब मिलिट्री में था तो उसका एक यंग असिस्टेंट थी कोल। उसके साथ मिलकर वो एक ड्रग डीलर का पर्दाफाश करने वाला था जिसका नाम क्विन था। अब ये बंदा भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसने बहुत जन को मारा था। उसने कोल को भी काफी बेरहमी से मार दिया। इसी का बदला रीचर लेना चाहता था, इसलिए वो क्विन को गोली चला के मार देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्विन बच जाता है। अब यही क्विन वापस आकर फिर से अपना काला धंधा शुरू कर दिया है। वो एक रिच फैमिली को होस्टेज बनाकर गन सप्लाई करने का धंधा कर रहा है। क्विन के पीछे सिर्फ रीचर ही नहीं है, 3 पुलिस वाले भी हैं और यही 3 पुलिस वालों के साथ रीचर मिलके इस केस को सॉल्व करने वाला है, जिसमें उसे जासूस बनकर उस रिच फैमिली में बॉडीगार्ड के रूप में काम करना पड़ता है। और फिर काफी सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आखिर में वो क्वीन को मार ही देता है। अब देखो मैंने स्टोरी काफी इजी में भी समझा है क्योंकि एक्चुअल में स्टोरी काफी सिंपल है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ तो आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं काफी सिंपल वे में सब कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि हर सीजन में नया लोकेशन, नया केस और नया गर्लफ्रेंड, लेकिन रीचर का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो हर सीजन इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। यानी इस शो का मजा हर बार दुगना होते जा रहा है और इसी वजह से फैंस इस शो को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और पसंद करते हैं। अब तक टीवी एडेप्टेशन ने अलग अलग जैक रीचर नॉवेल्स को अडेप्ट किया है और ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है कि सीजन 4 ली चाइल्ड की नॉवेल गॉन टुमारो पर बेस्ड होगा। ये चॉइस इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि गॉन टुमारो को फैंस रीचर की स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में काउंट करते हैं। इसमें मिस्ट्री और सस्पेंस का बैलेंस काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है और अगर सीरीज नॉवेल को फेथफुली अडेप्ट करती है तो सीजन 4 में हमें नया सिटी, नया कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एक इन्वेस्टिगेशन जो धीरे धीरे काफी लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच सकती है और रीचर को सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, अपनी एनालिटिकल स्किल का भी पूरा यूज करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए एडेप्टेशन में चेंजेस होना नॉर्मल बात है, इसलिए बुक्स और सीरीज एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है। अगर आपने ये रिकैप पूरा देखा है तो आप रीचर सीजन 4 के लिए
कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा और एक डिटेक्टिव शो है ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1, उसका रियल मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल में। इसके अलावा और भी काफी सारे वीडियोस हैं, तो जाके मेरे चैनल में चेकआउट करो।